तो क्या आपके बाथरूम के चारों दीवारों से सीलन आ रही है या पेंट की पपड़ी बन बन के बार बार निकल रही है? आप कई बार वाटर प्रूफिंग करा चुके हैं, उसके बाद भी आपका पेंट झड़ रहा है। या फिर आप अपने बाथरूम से बोर हो चुके हैं, उसको रेनोवेट करने की सोच रहे हैं, या आपने नया फ्लैट लिया है और उस बाथरूम को रीडिजाइन करने वाले हो। पर आपको क्या है पता है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप बाथरूम को अगर रेनोवेट करवा रहे हैं तो जो भी बंदा वहां पे कॉन्ट्रैक्टर या जो भी लेबर या मेजन आके काम करने वाला है, तो क्या आपको ये पता है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे कि कहीं वो काम आपने करवा लिया, आपने अपने अच्छे पैसे लगा दिए, करीब 1,50,000 2 लाख रुपए आपने उस बाथरूम में लगवा दिए, लेकिन उसके बाद आपके बाथरूम में सीलन आना स्टार्ट हो गई, टाइल गिरने लग गई, या आपका लेआउट खराब बन गया। तो आज का टॉपिक यही है, थिंग्स टू कंसिडर व्हाइल रेनोवेटिंग योर बाथरूम। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे, और मैं हूं आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। देखो, बाथरूम रेनोवेट करने के जनरली 3 कॉमन रीजंस होते हैं। एक, या तो आप अपने बाथरूम से बोर हो गए हैं और उस बाथरूम को आप रेनोवेट करना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर आपने नया कोई घर लिया है और अब उसमें एंट्री कर रहे हैं तो आप कुछ इंटीरियर पे खर्च करना चाहते हैं। या तीसरा, आपका जो सबसे मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो होता है कि आपके बाथरूम के वॉल्स पे सीलन आ रही है और बार बार आपका पेंट खराब हो रहा है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे इन चीजों को आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपकी वॉल्स पे सीपेज ना आए। सीपेज आने के सबसे मेज 2 रीजन होते हैं। एक, जो कॉमन बेसिक प्रोसेस होना चाहिए वो ढंग से कैरी आउट नहीं हुआ है। दूसरा, आपके बाथरूम के अंदर एग्जिस्टिंग पुरानी जीआई की पाइपलाइन है। जीआई पाइपलाइन आज से 10-15 साल पहले डाला करते थे। ये एक तरीके से अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो लोहे की पाइपलाइन है, और आपको पता ही है जहां पानी होगा, लोहा होगा, जंग होगा, और जीआई की पाइपलाइन गल जाएगी और थोड़े दिन में वो सी पे जाने शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉइंट्स खुल जाएंगे। तो आपको 2 कंडीशंस पे चेंज करना है, अपने बाथरूम को रेनोवेट करने की जरूरत है, क्योंकि आप कितनी भी चीजें करा लो सीपेज को हटाने के लिए, कोई भी कामयाब नहीं होगी। सीपेज को आप सिर्फ एक टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, उसे बंद नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने देखा है कई जगह पे जितने भी लोग अपना सीपेज का काम कराते हैं, कोई वाटर प्रूफिंग करा रहा है, कोई एशियन पेंट्स के थ्रू जो है उनके आजकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो टेक कोट करा रहा है, बहुत सी चीजें करा रहे हैं। बट आप सीपेज को सिर्फ होल्ड कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसे बंद नहीं कर सकते या उसको छुपा सकते हो। तो अगर आप बाद में सोचा है कि बाथरूम को रेनोवेट करना है, तो अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि क्या कौन से वो पॉइंट्स हैं इतने सिंपल तरीके से कि कैसे वो शुरू करना है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आता है डेमोलिशन। डेमोलिशन का मतलब हो गया कि आपके बाथरूम में पुरानी फिटिंग्स लगी हुई हैं और आपकी टाइल्स लगी हुई हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप वो आएगा, फिटिंग्स आपने अपने बाथरूम की खुलवा ली, अगर आप उसको पुराने को यूज करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लम्बर आपका आएगा, वो फिटिंग्स को खोल देगा, फिर आपकी एक लेबर आएगी, वो टाइल को तोड़ेगी, सारी टाइल को तोड़ के आपको अपने आप वो बाहर डाल देगी। इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है, बस मैं प्रोसेस बता रहा हूं जिससे आपको पता रहे। उसके बाद आपको डेमोलिशन में वो फ्लोर को तोड़ेगी। फ्लोर तोड़ते वक्त कुछ आपको वो कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अंदर पाइप होंगे, टूट सकते होंगे, कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। फ्लोर तोड़ने के बाद यहां से मेन चीज शुरू होती है। आपका जो संकन एरिया है, मैं फोटो में दिखा देता हूं आपको, ये संकन एरिया को आपको पूरा अच्छे से खाली करवाना है, बिल्कुल ब्रूम फिनिश होना चाहिए, झाड़ू लग जानी चाहिए उसमें। थोड़ी बहुत डस्ट होगी, उससे कोई इशू नहीं आता, लेकिन वो साफ होना चाहिए। उसके बाद जो होता है सबसे मेन पॉइंट, ध्यान से सुनना है। अगर ये कैरी आउट ढंग से नहीं हुआ तो फिर समझ लो आपके दीवार में सीपेज आएगी, चाहे आप उसमें 50,000 लगाओ, 1 लाख लगाओ, चाहे 5 लाख लगाओ। वाटर प्रूफिंग सिंपल डॉक्टर फिक्सिट URP 301, ये कोड है, मैं फोटो दिखा देता हूं। इसको आपको सीमेंट, इसमें रेशो लिखा हुआ है, इसमें आप उस रेशो के हिसाब से इसको मिलाना है। नॉर्मल एक ब्रश लेनी है, उस ब्रश से इसको कोट लगा देना है। सबसे पहले एक कोट, एक दिन के बाद दूसरा कोट, मतलब आपको चेक कर लेना है कि ड्राई हुआ है नहीं हुआ। वैसे जनरली एक दिन में ड्राई हो जाता है अगर गर्मियों का मौसम है तो, और उसके बाद दूसरा कोट। अब डेमोलिशन तोड़ने का जो कॉस्ट होता है मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं, अगर इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई बटन में मैंने डाल दिया कि टाइल को लगाने का टोटल खर्चा कितना आता है, टाइल खरीदने से के लगाने तक सब कुछ आप वहां देख सकते हैं। अब वाटर प्रूफिंग के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है स्पाउट फिक्सिंग। अब ये मेरी खुद के एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस किया, ये मेरी छोटी सी एक इन्वेंशन है। इसमें टोटल खर्चा आता है 10 रुपए का, वर्ड ऐसा रखा हमने स्पाउट, जो थोड़ा सा टेक्निकल है और वो सबको समझ आ जाता है बट आपको नहीं आएगा। स्पाउट का मतलब हो गया कि सपोज करो आपका बाथरूम है, शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, तो हम उसमें एक छोटा सा पाइप का एक टुकड़ा डाल देते हैं। वो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये डाल दिया तो आपकी आधी दिक्कतें तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। अगर इन केस फ्यूचर कहीं कोई इश्यू हो भी गया तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो पानी लीक हुआ फ्लोर में या कहीं से भी पानी लीक हुआ, आपके मान लो WC से हुआ या वॉश बेसिन या कोई ट्रैप खुल गया नीचे से, तो पानी का क्या होगा, पानी जाएगा
नीचे फ्लोर में वहां जाके इकट्ठा होगा। अब इकट्ठा होकर वहां रहने के बजाय वो उस छोटे से पाइप के थ्रू ट्रेवल करता हुआ बाहर निकल जाएगा, और इससे आपके फ्लोर में अगर कभी लीकेज हो भी गई तो कभी भी आपके यहां सीलन नहीं आएगी। तो ये 2 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने की कैरी आउट हुए नहीं हुआ। एक वाटरप्रूफिंग, दूसरा आपका स्पाउट फिक्सिंग। और वाटरप्रूफिंग में एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, फ्लोर की हाइट से 6 इंचेस ऊपर तक आपकी वो वाटरप्रूफिंग का कोट लगना चाहिए। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा ना कि आपके बाथरूम में टाइल लगी होती है और सबसे नीचे की ही एक टाइल की जो लेयर होती है बस वहीं पे आके स्टेन्स आते हैं। उसका रीजन ये भी होता है। अब बाहर तो सीलन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे पानी गिरता रहेगा, नीचे पानी मॉइस्चर कहीं आएगा, तो सबसे पहले आपकी नीचे की टाइल आपकी खराब होनी शुरू हो जाएगी, उसका कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। एक ये भी उसका रीजन होता है। तो आपको ब्रिक्स पे भी वाटरप्रूफिंग करानी है। वो 6 इंच हाइट तक, कोई बड़ी कॉस्ट नहीं आती है। आज इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें 6 बाय 6 के, या मतलब 6 फीट बाय 6 फीट बाथरूम बनाने के कितनी कॉस्ट आती है अगली वीडियो में बताने वाला हूं। जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। स्पाउट फिक्सिंग के बाद आपको क्या करना है, अब प्लम्बर आएगा, वो अपने पाइप डालेगा। वो उसमें कोई ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप जॉइंट देख लेना कि कोई लूज नहीं है, अच्छे से यहां लगा हुआ है, उसमें ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, जनरली कॉन्ट्रैक्टर जो यहां पे चीट करते हैं या पैसा बचाते हैं या मैं कहूं आपको धोखे में रखते हैं, वो क्या करते हैं, पाइप बिछाने के बाद जो संकन या फिर जो पोर्शन तोड़ के हमने खोद के निकाला है उसके अंदर वापस ही वही मलबा डाल देते हैं। ध्यान से सुनना पॉइंट ये, क्योंकि मैं तो करीब बाथरूम की अगर मैं बात करूं तो 1000 से ऊपर हो चुके हैं मेरे बाथरूम, हर साइट में, हर फ्लैट में। उसमें क्या होता है, आप कभी भी टाइल तोड़ के जब निकलता है फ्लोर तो उसमें आपको सारा वेस्ट मटेरियल दिखेगा। आपको वहां कभी भी वेस्ट मटेरियल नहीं डालना है, वहां पे सिर्फ खंगर ही डालना है। खंगर मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, इसके मैं आपको फायदे बताता हूं। खंगर का जो मेन फायदा होता है, ये अपने वेट से 10 टाइम्स पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई फॉल्ट हुआ, फ्लोर में कहीं से पानी आ गया। अब फायदा आपका कैसे होगा, एक, सबसे पहले तो पानी सीलन तो कहीं जाएगी नहीं, वो खंगर उस पानी को एब्सॉर्ब करेगा, जिसका टाइम बहुत होता है। अगर ड्रिपेज टाइप है, ड्रॉप ड्रॉप करके भी पानी लीक हो रहा है, तो खंगर उसको बहुत टाइम तक पानी को सोखता रहेगा, तो मॉइस्चर बनना ही नहीं है। उसके बाद सपोज करो खंगर ने पूरा पानी सोख लिया, अब वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पानी को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, अब आपका काम आएगा स्पाउट। वो पानी क्या हुआ, अब इकट्ठा होने के बजाय स्पाउट में जाएगा और स्पाउट के थ्रू बाहर निकलता रहेगा, और वॉल्स की तरफ पानी जा नहीं पाएगा क्योंकि हम वाटरप्रूफिंग कर चुके हैं। तो हमारी एक लेयर बन गई, वाटरप्रूफिंग, स्पाउट फिक्सिंग, खंगर फिलिंग। तो ये 3 जो बेसिक लेवल है, ये एक एडवांस कह लीजिए या टेक्नोलॉजी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अगर ये 3 प्रोसेस अच्छे से कैरी आउट हुए तो आपके घर में कभी सील नहीं आएगी। इसकी हम गारंटी लेते हैं क्योंकि हम ये काम करते हैं। उसके बाद सारी प्रोसेस नॉर्मल है। जो पाइप डालेगा, प्लम्बर क्या करता है, जनरली पाइप डालने के बाद उसके ऊपर मसाला नहीं डालता है, जिसे हम बेसिकली टेक्निकल भाषा में हॉन्चिंग है, मैं फोटो दिखा देता हूं आपको। ये जनरली होना चाहिए, इससे क्या होता है, पाइप अपनी जगह से हिलता नहीं है, क्योंकि लेबर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका काम खराब हो रहा है, टूट रहा नहीं हो रहा है। प्लम्बर तो पाइप बिछा के चले गया, अब जो बंदा उसके ऊपर अलग दूसरी पीसीसी की लेयर डालने वाला है, वो क्या करेगा, एक बार पाइप को हिला देता है अपनी जगह से। तो जो ट्रैप में पानी जाना चाहिए जहां पे, वो अपनी पोजीशन से हट जाता है और पानी पता चला आपके ट्रैप की जगह फ्लोर में जा रहा है। तो ये भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि उस पर मसाला डाल के अच्छे से जाम किया ही नहीं किया। उसके बाद पाइप डालने के बाद वहां पे क्या होगा, पीसीसी होगा। ये पीसीसी का मतलब हो गया नॉर्मल बदरपुर, रोड़ी और सीमेंट का मिक्सचर बनाएगा। इसमें कोई आपको रेशो देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो कितना होना चाहिए मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। फ्लोर पाइप डालने के बाद वहां पे वो पीसीसी कर देगा, और वो थिकनेस डिपेंड करती है कि कितना आपके संकन की जो डेप्थ है वो कितनी है, वो मिस्त्री को पता होता है, वो जनरली उसमें आपको इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पीसीसी करने के बाद अब वॉल की पाइपिंग पे हम आते हैं। ये पहले भी हो सकती है, साथ साथ भी हो सकती है, पीसीसी करने के बाद भी हो सकती है। जनरली मैं रिकमेंड करूंगा पीसीसी के बाद ही करा लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, मान लो वाटरप्रूफिंग कराने के बाद वो बहुत सॉफ्ट होती है, अगर उस पर कोई भी चलेगा तो इजीली टूट जाएगी, उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो मैं कोशिश यही कीजिए कि पीसीसी होने के बाद ही वॉल पे काम शुरू हो। अब वॉल में आते हैं पाइपिंग। वॉल की पाइपिंग में आपको ध्यान क्या रखना है, देखो फ्लोर का तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लोर से, तो ये प्रोसेस अगर आपने अच्छे से देख लिया तो फ्लोर से तो कभी सीपेज नहीं आएगी ना नीचे, क्योंकि कई बार देखा होगा बेसमेंट में छत से पानी टपक रहा है या बाथरूम के नीचे से कहीं से पानी टपक रहा है, फॉल सीलिंग कहीं होगी अपने आप टूट के नीचे गिर गई है। तो फ्लोर का तो मैंने बता दिया। अब आते हैं वॉल पे। जब आप झिर्री जो कटती है, जिसमें पाइप को दबाया जाता है ब्रिक वॉल के अंदर, जहां वो झिर्री कटी है, वाटरप्रूफिंग का एक कोट लो और झिर्री में एक कोट मार दो। वो बहुत सिंपल चीज है, 1 घंटे में सारी झिर्री में वाटरप्रूफिंग का एक कोट बहुत होता है, एक कोट वो लग जाएगा। इससे क्या होगा, अगर इन केस माइनस सीपेज भी हुई तो वो उस तरफ नहीं जाएगी, वो इस तरफ रहेगी और टाइल अपने आप उसको बाहर आने नहीं देगी।
अब हम बात करते हैं जॉइंट्स की पाइप के, जो मेन पॉइंट्स है, जहां से सारी सीपेज की जड़ होती है, जहां से सारी सीपेज आती है। देखो जो भी पाइप्स होंगे उस पाइप के जो जॉइंट्स है वहीं से लीकेज होगा। ऐसा तो है नहीं कि पाइप बीच में से अपने आप फट जाएगा, वो कभी नहीं होता है। जहां जॉइंट होते हैं, जहां सॉल्वेंट लगा के पाइप को आपस में चिपकाया जाता है, वहीं से ही जनरली लीकेज होती है। अब आपको इसमें क्या चेक करना है भाई, आपका मान लो सपोज कीजिए आपका 3rd फ्लोर पे है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, अगर 3rd फ्लोर पे तो ऑटोमेटिकली पाइपलाइन में आपका काफी प्रेशर होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, खाली जब वो सारे प्लम्बिंग के पाइप्स लगा देगा। अब जनरली इसमें प्लम्बर क्या करते हैं, पाइपलाइन डाल देंगे और सीधे कह देंगे जी टाइल लगा दो। वो नहीं करना है आपको, वो कभी नहीं करना है। उसको बोलो कि मेरी पाइपलाइन को मेरे वाटर टैंक के साथ कनेक्ट करो और उसमें पानी की सप्लाई को ऑन कर दो। जैसे वो सप्लाई ऑन करेगा तो 3 फ्लोर का प्रेशर बहुत होता है, इनफ होता है। आप जाइए बस वो जॉइंट जाके चेक कर लीजिए, अगर और ध्यान से फिंगर को टच करके देखना है, अगर वहां पे पानी हल्का, क्योंकि कभी भी पानी ड्रॉप होके नहीं गिरेगा, वो पूरे सरफेस पे पहले घूमेगा उसके बाद नीचे गिरेगा। तो आपको वहां जाना है, सिर्फ 1 मिनट देना है। 1 मिनट के लिए आपको वो फिंगर्स हर जॉइंट पे एक बार ऐसे ऐसे फिंगर करना है। अगर आपको वाटर फील हो रहा है, वहां पे पानी फील हो रहा है, तो गलत है। उसको बोलो चेंज करेगा। वो सोबन है नहीं जी इतना आता है, ये तो पहले का है, वो नहीं, चेंज इट। अगर वाटर फील हो रहा है तो उसको चेंज कराना है। अब मान लीजिए आपको, अब दूसरा जो हम चेक करने का, प्रेशर करने का तरीका होता है प्रेशर पंप। ये मैं जब भी रिकमेंड करूंगा अगर आप अपने घर में प्रेशर पंप लगवाने वाले हैं, जो टैंक में लगता है, जिससे अगर आपको मान लो शावर एरिया में या टैप्स में आपको प्रेशर ज्यादा चाहिए और स्पीड से चाहिए, तो वो आप जनरली हम क्या करते हैं, वहां पे प्रेशर पंप लगा देता है। इससे क्या होता है, पानी टैप्स में हर जगह प्रेशर तेज आ जाता है। तो अगर आप अपने घर में प्रेशर पंप लगवा रहे हैं तो आपको टाइल्स लगाने से पहले जो प्लम्बिंग की पाइपलाइन है, प्लम्बर वो लाएगा, एक प्रेशर पंप होता है दूसरे टाइप का, मैं फोटो आपको दिखा देता हूं। वो मैनुअली आएगा, आपकी पाइपलाइन में सेट करेगा और 6 किलोग्राम के, वो पाइपलाइन पे भी लिखा होगा, जो उस पे लिखा है सेम वही प्रेशर आपको पाइपलाइन में सेट कर देना है और उसको करीब 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर तो कहीं से जॉइंट लीक हो गया तो फिर तो पाइपलाइन को दोबारा वहां से काट के जो भी वो करेगा उसको ठीक करेगा। ये तभी करना अगर सिर्फ प्रेशर पंप आप अपने घर में लगाने वाले, तो नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना प्रेशर तो जनरली वो पाइप झेल लेता है, उसमें कोई ऐसा कोई लोड नहीं आता है। अब आपकी फ्लोर की पाइपलाइन चेक्ड है, बिल्कुल सिक्योर्ड है। वॉल की पाइपलाइन इंस्टॉल्ड है, चेक्ड है, सिक्योर्ड है। अब बात आती है टाइल की। अब टाइल आप सिरेमिक, उस पर सिर्फ सिरेमिक टाइल लगानी है। वो क्यों लगानी है वो मैं आई बटन में डाल देता हूं। मैंने अपने एक टॉपिक बनाया हुआ है कि लोकेशन के हिसाब से कहां पे किस टाइप की टाइल लगेगी, वो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। अब तो अगर आपका पुराना बाथरूम था, नॉर्मल प्लास्टर रिपेयर के साथ आप टाइल वो लगा देगा। अब वो चाहे रिपेयर के साथ लगाए या केमिकल कंपाउंड पे लगाए, वो भी कर सकता है। एक आपको अपने लेआउट का भी ध्यान रखना है, कोशिश ये करनी है। देखो जनरली कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, आपका अगर बाथरूम का आपका लेआउट प्लान कर रहे हो तो कोशिश ये कीजिए कि सारी फिटिंग्स जो हैं वो इस हिसाब से हो। जैसे वॉश बेसिन में इतना कोई खास नहीं होता, डब्ल्यूसी नहीं होता, बट शावर पैनल हमेशा रूम की किसी भी उस वॉल पे मत लगाइएगा जहां पे आपका कोई रूम की इंटरनल में आ रही है। कोशिश कीजिए उसको आउटर वॉल पे लगाने की कोशिश कीजिए, जैसे जो घर के बाहर की चारों तरफ की बाउंड्रीज हो सकती है उसी डायरेक्शन में हो। बट अगर आप वास्तु है को देखते हैं तो वो भी अगेन कोई उसमें इशू नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा जनरली आउटर साइड पे रहेगा। तो कल को अगर सीपेज आ भी जाए तो 9 इंच की ब्रिक वॉल होती है, वो सीपेज को ना दूसरे घर में जाने देगी ना आपको अपने घर में आने देगी, तो वहां भी आप एक सेफ्टी पॉइंट हो जाता है। अब आता है इलेक्ट्रिकल पॉइंट। देखो ये आपके बाथरूम को एकदम, अगर आपने बहुत ही सस्ती टाइलें लगवाई हैं या मीडियम रेंज की लगवाई हैं या बहुत हाई एंड की टाइल लगाई हैं, उन टाइलों का फायदा जब तक नहीं है जब तक उसमें अच्छा इलेक्ट्रिकल लेआउट नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल का मतलब हो गया आपके स्विच सॉकेट सही जगह लगे होने चाहिए, आपकी लाइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइटिंग। अब वो लाइटिंग कौन सा शेड होना चाहिए, किस हिसाब से बाथरूम का डिजाइन होना चाहिए, वार्म, ब्राइट या सूदिंग होना चाहिए, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में मैंने डाल दिया, वहां जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल का जनरली क्या करना है, मैं रिकमेंड करूंगा फॉल सीलिंग उस बाथरूम में कराएं अगर आपके पास 9 फुट की हाइट क्लियर है। अगर छोटा है तो फिर ना कराएं, क्योंकि फिर वो ज्यादा छोटा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है ग्राउटिंग, और मैं हर वीडियो में बोलता हूं जहां भी ग्राउटिंग का पॉइंट आता है कि ग्राउटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आपके घर के मेंटेनेंस के 20 से 25,000 इजीली बचा सकता है। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए ग्राउटिंग होती क्या है, मैं बता देता हूं आपको। ग्राउटिंग का मतलब हो गया जो टाइल्स के जॉइंट्स होते हैं उनके बीच जो मसाला भरा जाता है उसे हम बेसिकली ग्राउटिंग कहते हैं। अगर आपने इसे ढंग से नहीं कराया तो आपने टाइल के पीछे वाटर प्रूफिंग तो कराई है, लेकिन वो सिर्फ 6 इंच हाइट तक है, उसके ऊपर पानी जाता रहेगा और सीलन आती रहेगी। तो ग्राउटिंग के लिए मैं आपको, अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देख रहे हैं तो आपके लिए बोनस पॉइंट है कि आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अभी लोकल कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, नॉर्मल पाउडर लिया,
पानी लिया, मिलाया और लगा दिया, जिसकी लाइफ से 6 महीने तक की होती है, इसलिए वो ग्राउटिंग जल्दी निकल जाती है और आपको याद नहीं रहता और हम थोड़ा सा लेजी रहते हैं, जिसकी वजह से हम ग्राउटिंग को थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं और सीलन आनी शुरू हो जाती है। तो आपके 25,000 बचेंगे कैसे? आपको सिर्फ एक मैं प्रोडक्ट बता रहा हूं, वो प्रोडक्ट को सिंपल ग्राउट लेना है, उसके अंदर वो हार्डनर जो होगा, वो केमिकल जो होगा वो मिलाना है, इससे इसकी लाइफ सीधा 1.5 से 2 साल हो जाएगी और आपको बार बार ग्राउटिंग नहीं करानी पड़ेगी। और इससे आपको, क्योंकि अगर ग्राउटिंग नहीं ढंग से हुई तो पानी उस जॉइंट्स के गैप में जाएगा और वो दीवार पे आएगा और जो आपने पेंट कराया वो पेंट बार बार खराब होएगा और आपको बार बार वहां रिपेयर कराना पड़ेगा। तो ये ग्राउटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिए और इसको तो जरूर चेक कीजिए, क्योंकि जब टाइल वाइल लग जाता है और बाथरूम देखने में बड़ा सुंदर लगने लग जाता है तो हम इस पॉइंट को थोड़ा सा नहीं देखते, तो इसको जरूर नोट करिए। ओके गाइस, टिल देन आप सबको बताइए मेरी वीडियोस के बारे में। मेरा एक ही मोटो है कि आप लोग अपडेट रहें, अवेयर रहें, क्योंकि आपके जो सेविंग्स है, जो पैसा है, वो आपको कहीं खराब ना जाए सिर्फ किसी एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से। टिल देन गाइस,